नमस्ते, मैं संजोता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान अधिनियम का सेक्शन 10 कहता है कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है स्वतंत्र सहमति, तो स्वतंत्र सहमति क्या है, इसको जानने से पहले हमें सहमति के बारे में जानना होगा। सहमति क्या होती है? सहमति की डेफिनेशन सेक्शन 13 में दी गई है। सेक्शन 13 क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर सहमत होते हैं, किसी एक बात पर सहमत है तथा वे उस बात पर समान भाव या फिर विचार रखते हुए सहमत होते हैं। तो ये जब पूछा जाता है सहमति की डेफिनेशन, तो दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला तो है उनका सहमत होना जरूरी है, जो सहमत हुए वो किस समान भाव और समान विचार रखते हुए उस बात पर सहमत होते हैं। इसे कंसेंसस एड इडियम भी कहा जाता है, जिसे मतैक्यता कहते हैं। इसके संबंध में केस है सेंट्रल नेशनल बैंक वर्सेज यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 1954 का केस है। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि जो सहमति है, सहमति कब मानी जाती है? सहमति तब हुई मानी जाती है जबकि पक्षकार ठहराव के तथ्यों के संबंध में समान भाव या फिर समान विचार से सहमत होते हैं, जिसे मतैक्यता भी कहते हैं, यानी कि कंसेंसस एड इडियम भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये वर्ड दे देते हैं, उसका पूछते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है मतैक्यता, किसी बात पर एक ही मत से सहमत होना, यानी सहमति होना। तो इस केस में कहा गया कि सेंट्रल नेशनल बैंक वर्सेस यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में कहा गया कि जहाँ पर सहमति नहीं होती है, जहाँ सहमति नहीं है वहाँ पर ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है, उसे कानून के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद एक सेकंड केस है रेफल्स वर्सेस विचल हाउस। ये बहुत फेमस केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1864 का केस है। इस केस के फैक्ट क्या थे? इस केस में क्या था? इस केस में दो व्यक्ति थे, ए एंड बी। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंग्लैंड में। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था? सूरत ब्रांड कपड़ा खरीदने का। उनको सूरत ब्रांड कपड़ा, एक को सूरत ब्रांड कपड़ा खरीदना था, एक को बी को इसकी डिलीवरी करनी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंग्लैंड में। यहाँ से जो इंडिया से दो जहाज जाने वाले थे, दोनों का नाम क्या था? पियरलेस। एक पहुँचने वाला था अक्टूबर में, दूसरा पहुँचने वाला था दिसंबर में। तो जो ए है जिसको कपड़ा खरीदना है, उसको लगा था कि और जो अक्टूबर में जो जहाज आएगा उस पियरलेस जहाज से उसको कपड़े की डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन बी था, बी को ये लगा कि जो दिसंबर में पियरलेस नामक जहाज जाएगा उससे कपड़े की डिलीवरी ए को करनी है। तो यहाँ पे क्या माना गया? कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि यहाँ पे जो दोनों पक्षकार थे उनके बीच में सहमति नहीं थी, मतलब सहमति थी परंतु एक ही चीज़ के संबंध में नहीं थी। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना गया? इस कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ माना गया। न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर दोनों पक्षकारों के बीच में मानसिक मतैक्यता नहीं थी। एक सोचता अक्टूबर वाले जहाज से उसको डिलीवरी मिलेगी, एक सोचता दिसंबर वाले जहाज से उसको डिलीवरी करनी। तो यहाँ पर मानसिक मतैक्यता नहीं मानी गई और ये अनुबंध क्या हो गया? ये अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया गया। बहुत फेमस केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड केस है। ये सहमति से रिलेटेड केस है। रेफल्स वर्सेस विचल हाउस का 1864 का केस है। इसके बाद एक और केस है बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार। ये केस है 1956 का। इस केस में क्या था? इस केस में एक वृद्ध महिला थी, बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार का केस 1956 का केस है। इस केस में एक महिला होती है, एक उसका भतीजा है। महिला के पास में कोई प्रॉपर्टी है जो वो अपने भतीजे को मैनेजमेंट करने के लिए, उसके प्रबंध के लिए सौंपती है। उसके लिए उस पर वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती है, परंतु जिस डॉक्यूमेंट में उसने साइन किए वो वास्तव में क्या था? वो वास्तव में गिफ्ट डीड था।
था कि महिला अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे को दान दे रही है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ था उसको क्या माना गया था, यहाँ पे महिला की सहमति नहीं मानी गई, क्योंकि ये तो समझ रही थी कि जो भतीजे ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए वो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए कागज़ है उसके लिए साइन करवा रहा है, परंतु भतीजे ने वास्तव में जो गिफ्ट डीड थी उसके ऊपर महिला के साइन करवाए। इस कारण यहाँ पर सहमति नहीं मानी गई और इस जो अनुबंध हुआ था इन दोनों पक्षकारों के बीच में उसे व्यर्थ घोषित किया गया। तो ये फेमस केस है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सहमति से संबंधित है। अभी अपने सहमति की परिभाषा पढ़ रही, अब सहमति के बाद में पढ़ते स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति क्या होती है? सहमति को पढ़ने के बाद हम पढ़ते स्वतंत्र सहमति क्या होती है। स्वतंत्र सहमति की डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ बातें हैं जो सेक्शन 14 में दी गई। सेक्शन 13 में तो सहमति की डेफिनेशन है, सेक्शन 14 बताता है कि जो कोई सहमति दी जाती है कब वह स्वतंत्र सहमति होगी। सेक्शन 14 के अनुसार जहाँ पर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती, यानी कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को संविदा में शामिल करने के लिए इन तरीकों को अपनाता है तो वहाँ पर जो सहमति दी जाती है वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। और जहाँ पर स्वतंत्र सहमति नहीं है संविदा में तो ऐसे अनुबंध का क्या इफेक्ट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्र सहमति के अभाव में जो अनुबंध किए जाते वो क्या होते, व्यर्थ होते, व्यर्थ नहीं होते। तो यहाँ पे जो स्वतंत्र सहमति के अभाव में जो संविदा की जाती है, अनुबंध किए जाते हैं वो व्यर्थनीय होते हैं, वॉइडेबल होते, वॉइड नहीं होते, वॉइडेबल होते हैं। तो हम इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पीड़न। उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न के संबंध में सेक्शन 15 अनुचित प्रभाव के संबंध में, सेक्शन 16 कपट के बारे में, सेक्शन 17 मिथ्या वर्णन में रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सेक्शन 18 और गलती के संबंध में सेक्शन 20, 21 और 22 में प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न का क्या मीनिंग होता है? उत्पीड़न का मतलब होता है दबाव बनाना, उससे ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती इन सेंस उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए प्रेशर बनाना। तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या फिर कार्य करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के द्वारा वर्जित है, अथवा किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोके रखना अथवा रोके रखने की धमकी देना, ये क्या है? उत्पीड़न है। मतलब क्या क्या है इसके अंतर्गत? कोई भी IPC ऐसे कोई कार्य करना जिसे IPC के अंतर्गत अपराध माना गया है, या तो कार्य करता है या कार्य करने की धमकी देता है, या फिर किसी व्यक्ति की संपत्ति को अनुचित तरीके से रोकता है या फिर रोकने की धमकी देता है। किस उद्देश्य से? कि उस व्यक्ति के साथ में संविदा की जा सके। तो इसे कहा जाता है उत्पीड़न, जो सेक्शन 15 में दिया गया है। तो सेक्शन 15 के लिए आवश्यक तत्व क्या है, यानी कि उत्पीड़न के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? पहला इसका आवश्यक तत्व है IPC में वर्जित कार्य को करना। इसके IPC में वर्जित कार्य क्या क्या है? तो उत्पीड़न किया गया तब माना जाता है, कब माना जाता है? जब ठहराव करने के उद्देश्य से ठहराव का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ में क्या करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जैसे किसी व्यक्ति को मारना, पीटना। तो ये क्या है? IPC के विरुद्ध अपराध है। IPC में इन कार्यों को वर्जित किया गया है। तो किसी का मारते हैं, पीटते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? IPC में वर्जित कार्य हो जाएगा। इसके संबंध में फेमस केस है रंग नायकम्मा वर्सेस अल्बर्ट सिटी। कई बार पूछा जाता है किससे रिलेटेड केस है? उत्पीड़न से रिलेटेड केस है। तो इस केस में क्या था? इस केस के अंतर्गत एक औरत के पति की मृत्यु के बाद उसके पति के जो संबंधी थे, पति के संबंधियों ने उस विधवा को ये धमकी दी कि उसके पति का शव तब तक उठाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह एक विशेष लड़के को गोद नहीं ले लेती है। उस विधवा ने उस समय तो लड़के को गोद ले लिया क्योंकि उसके पति का अंतिम संस्कार करना था, किंतु बाद में उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ठहराव किया गया वह ठहराव व्यर्थ है,
क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उस विधवा की सहमति उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त की गई थी। यहाँ पर विधवा चाहे तो इस ठहराव को व्यर्थ घोषित करवा सकती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? व्यर्थनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन है 297, सेक्शन 297 के अनुसार किसी शव को अंतिम संस्कार से रोकना क्या है? अपराध है। तो ये रंगनायक कर्मा वर्ष अलवर सिटी के बाद में कहा गया कि जहाँ पर उत्पीड़न के द्वारा कोई संविदा की जाती है तो वो क्या होती है? व्यर्थनीय होती है। फिर है आईपीसी में वर्जित कार्य को करने की धमकी देना। इसके संबंध में इसमें धमकी दी जाती है। पहले वाले में तो काम किया जाता, सेकंड वाले में उसमें धमकी दी जाती है। इसके संबंध में केस है, इसके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं धमकी संबंध में, जैसे आत्महत्या की धमकी देना। तो आत्महत्या की धमकी देने के संबंध में केस है पूर्वी वर्ष वासुदेव का केस है। इसके अंदर क्या था कि इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जो धमकी देना है वो आईपीसी द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी है, तथा जो उनके बीच में संविदा होगी वहाँ पर वो जो पीड़ित पक्षकार है वो संविदा को व्यर्थ घोषित करवा सकता है। इसी के संबंध में दूसरा केस है अमीर राजू वर्सेस शेषम्मा का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या था कि इस मामले में एक हिंदू व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी देकर अपनी स्त्री तथा बच्चों से रिलीज डीड मुक्ति विलेख लिखवा लिया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि मुक्ति जो विलेख है उत्पीड़न द्वारा प्राप्त किया गया है, अतः यह अनुबंध व्यर्थनीय है। तो इस अनुबंध को यहाँ पर व्यर्थ घोषित किया गया। इसमें भी पूर्ववर्ष वासुदेव में कहा गया था कि जहाँ पर आत्महत्या की धमकी दी जाती है तो वहाँ पर पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा सकती है। इसमें भी अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया गया था। इसमें आईपीसी में वर्जित कार्य को किया जाता, तो इस केस में भी रंगनायक कर्मा अलवर सिटी में जो अनुबंध हुआ था बच्चे को गोद लेने का वो क्या था? व्यर्थ था। तो यहाँ पर जो अनुबंध है व्यर्थनीय होता है। जो पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे न्यायालय में जाकर व्यर्थ घोषित करवा सकता है। और क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं इसके? कि जो धमकी दी जा रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं, या फिर जैसे हमने सेक्शन 15 में शुरू में पढ़ा था कि जो संपत्ति रोकी जा रही है या रोकने का जो धमकी दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? दूसरे पक्षकार को संविदा में शामिल करना। इसके संबंध में जो आईपीसी द्वारा जो वर्जित कार्य करने जो धमकी दी जाती है तो उसके संबंध में क्या है? इसके संबंध में है कि जहाँ जिस स्थान पर आत्महत्या जो उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर आईपीसी का लागू होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक स्थान ऐसा है जहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती, फिर भी वहाँ पर उत्पीड़न का कोई अपराध किया उत्पीड़न के आधार पर किसी को संविदा में शामिल किया जाता है तो वहाँ पर भी इसके आधार पर संविदाओं को व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता है। तो इसमें यही कहा गया है कि यह महत्वहीन है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होता है कि नहीं लागू होता है, और उत्पीड़न स्वयं पक्षकार के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है, मतलब जिसको पार्टी बनाना है कॉन्ट्रैक्ट में उसके विरुद्ध भी हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इसके संबंध में एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि बंता के लड़के का अपहरण करके कहता है कि यदि वह अपना मकान 10,000 रुपये में बेचने का अनुबंध नहीं करेगा तो वह उसे मार डालेगा। तो यहाँ पे क्या है? लड़के का अपहरण किया है और कॉन्ट्रैक्ट किससे करना है? लड़के के पापा से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अनुबंध के किसी पक्षकार का संबंधी है और न ही उसे जानता है तो भी अनुबंध का उत्पीड़न से प्रभावित माना जा सकेगा। मतलब जिस व्यक्ति के उत्पीड़न का प्रयोग किया जा रहा है उस व्यक्ति को जो पक्षकार बनाने के लिए सोच रहा है व्यक्ति, उसको वो जानता है नहीं जानता कोई मैटर नहीं रखता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको उत्पीड़न का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को संविदा में शामिल करने के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है। अब है कुछ धमकियाँ जो दी जाती है उस संविदा में शामिल करने के लिए, वह धमकियाँ है फिर भी वहाँ पर उत्पीड़न का केस नहीं माना जाता। कौन कौन सी होती है? ये कुछ प्रकार की धमकियाँ है जो कि उत्पीड़न की कैटेगरी में नहीं आती। वाद प्रस्तुत करने की धमकी, कानूनी बाध्यता, कर्मचारी द्वारा धमकी,
बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना। तो वाद प्रस्तुत करने की धमकी में क्या हो सकता है, जैसे कि इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। अंता ने बंता को 5,000 रुपये 2 माह के लिए उधार दिए। 2 माह बीत जाने के बाद वह बंता को यह धमकी देता है कि यदि उसने 15 दिन के अंतर्गत उसका रुपये नहीं लौटा दिया तो उसके विरुद्ध केस करेगा। तो यहाँ पे क्या है, वाद प्रस्तुत करने की धमकी है, परंतु वो क्या है, उत्पीड़न की कैटेगरी में नहीं आती है। फिर है कानूनी बाध्यता। यदि किसी कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध अनुबंध, जिसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कानून के अंतर्गत अनुबंध में शामिल किया जाता है, तो ऐसी बाध्यता को भी उत्पीड़न नहीं माना जाता है। इसके संबंध में केस है आंध्र शुगर लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस मामले में कहा गया कि किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी पक्षकार पर अनुबंध करने की बाध्यता हो तो उसे उत्पीड़न नहीं माना जाता है। फिर है कर्मचारियों की धमकी। कर्मचारी कहते हैं कि अगर जो नियोजक है उसने हमारी मांगे नहीं मानी, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ाया, तो वो वहाँ पर क्या होगा, जो कर्मचारी धमकी है वो हड़ताल कर देंगे। तो ये भी उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। फिर है बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना। यदि कोई व्यक्ति है अपनी संपत्ति को बंधक रखता है, मॉर्टगेज रख देता है, और मॉर्टगेजर उस संपत्ति के शोधन के संबंध में कुछ शर्तें लगा देता है जिससे कि बंधककर्ता की संपत्ति को रोका जाता है, तो इस प्रकार इन शर्तों के अंतर्गत संपत्ति को रोकना उत्पीड़न नहीं माना जाता है। फिर है ये तो हो गया कब क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन सी धमकी उत्पीड़न नहीं होती है। और अब हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर उत्पीड़न का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को संविदा में शामिल किया गया है तो ऐसी संविदा पर उत्पीड़न का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला प्रभाव है पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होगा। जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि जो अनुबंध है, अनुबंध उत्पीड़न से प्रभावित होने की स्थिति में पहला प्रभाव यह होता है कि ऐसा अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। अगर वो चाहे तो इस अनुबंध को लागू करवा सकता है, अगर वो चाहे तो इस अनुबंध को व्यर्थ भी घोषित न्यायालय में करवा सकता है। ये है सेक्शन 19 के अंतर्गत। इसका जो प्रभाव है वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 19 में दिया गया है। प्रभाव सेक्शन 19, पहला तो क्या होगा, व्यर्थनीय है। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसा अनुबंध व्यर्थनीय होता है। दूसरा क्या है इसके अंतर्गत, प्रत्यस्थापना के अंतर्गत क्या होता है कि अनुबंध व्यर्थनीय है और इस अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों ने कुछ आपस में ले लिया है, कुछ दे दिया है, तो जब ऐसे व्यर्थनीय अनुबंध को न्यायालय में व्यर्थ घोषित करवा दिया जाता है तो जो भी सामान संपत्ति जो भी ली है या दी है उनको वापस लौटा देना, यानी कि पक्षकारों को ऐसी कंडीशन में रखना कि उनके बीच में कभी भी कुछ लेन देन नहीं, मतलब उनके बीच में कभी भी संविदा हुई नहीं है, तो वहाँ पर प्रत्यास्थापना का अधिकार भी उत्पीड़न के अंतर्गत होता है। तो इसके दो प्रभाव है, पहला व्यर्थनीय हो जाएगा, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ये लिखना भी जरूरी है। किसकी इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर। और प्रत्यास्थापना दोनों पक्षकारों को प्रारंभिक स्थिति में लाना। तो ये उत्पीड़न में हमने पढ़ लिया सेक्शन 15 के अंतर्गत। ये आवश्यकता तो होगी, कौन कौन सी धमकी उत्पीड़न नहीं होती है, उसका क्या प्रभाव होता है। अब जो स्वतंत्र सहमति के संबंध में अनुचित प्रभाव है, कपट है, मिथ्या वर्णन है और गलती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।